नमस्कार। सिटी केबल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल एक बार फिर उपस्थित हूं अपनी नियमित स्वास्थ्य विषयक चर्चा हेल्थ केयर में। मित्रों, हमारी इस नियमित श्रृंखला में हम अपने स्वास्थ्य संबंधी एक विषय को लेते हैं और उसमें संबंधित एक्सपर्ट का मार्गदर्शन हासिल करते हैं। मानवीय जीवन का आधार जन्म के पहले दिन से शुरू होता है और इसे हम नवजात शिशु कहते हैं। ये शिशुअवस्था होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये एक बीज है। इस बीज का वृक्ष किस रूप में होगा किसी भी नहीं पता, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, मदर टेरेसा हो या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो। नवजात शिशु ये जो उम्र होती है ये खतरों से भरी होती है। दूसरी बात, अगर इसमें उचित देखभाल और शुश्रूषा की जाए तो इसमें होने वाली अनेकों मृत्यु को हम टाल सकते हैं। जरूरत है इस विषय में उचित मार्गदर्शन और जानकारी की। आज इसी विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है अमरावती शहर के वरिष्ठ बाल रोग और नवजात शिशु चिकित्सक डॉक्टर संदीप दानखड़े जी। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस चर्चित चेहरे के लिए बहुत परिचय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी डॉक्टर संदीप जी ने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई अमरावती स्थित पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज से की, मुंबई से इन्होंने डीसीएच की पदवी हासिल की और उसके बाद दिल्ली से डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी डीएनबी जैसी प्रतिष्ठित पदवी हासिल की। भारत सरकार द्वारा संचालित स्पेशल बेबी केयर यूनिट इसके पिछले 2.5 वर्षों से ये संचालक है और इनके नियंत्रण में ये यूनिट बहुत सुचारू रूप से काम कर रहा है और श्री कृष्णपेट स्थित अपने निजी चिकित्सालय में ये अमरावती वासियों को अपनी सेवाएं देते हैं। एक हंसमुख और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर इस व्यक्तित्व के डॉक्टर दानखड़े जी से सर सीधे विषय पर आते हैं और पहला प्रश्न यही है कि इस नवजात शिशु जिसकी हमने चर्चा की है इसकी देखभाल हमने कब से करनी चाहिए और किसके द्वारा होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जैसा कि सभी देशों में एक बहुत स्पष्ट मान्यता है कि जब भी कोई डिलीवरी होती है तो हर प्रसव यह एक इमरजेंसी होता है। उस प्रसव के दौरान क्या जटिलताएं आएंगी, चाहे वो माँ के लिए हो चाहे शिशु के लिए हो, यह अनिश्चित होता है और इसीलिए ऐसी इस इमरजेंसी के लिए नवजात शिशु को सही शुश्रूषा देने के लिए, सही ट्रीटमेंट देने के लिए बाल रोग चिकित्सक का होना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि भारत यह अपना एक विकसनशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर हर बार बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं रह सकते हैं। ऐसे वक्त कम से कम जो इस विषय में स्पेशल ट्रेनिंग जिसने ली हुई है, ऐसा कोई आरोग्य कर्मचारी उस वक्त ज़रूर अवेलेबल रहना चाहिए और उसके द्वारा यह प्रसव अटेंड होना चाहिए। रही बात नवजात शिशु की देखभाल कब से शुरू होनी चाहिए, मैं हमारे दर्शकों को एक रोचक तथ्य बताना चाहूँगा। चीन में यह मान्यता है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तब उसकी उम्र 9 महीने होती है। मतलब जब से माँ ने गर्भ धारण किया हुआ है तब से ही यह बच्चा उसका अस्तित्व लेकर आया हुआ है। तो ये 9 महीने भी जब बच्चा पेट में रहता है उस वक्त भी, गर्भावस्था में भी उस शिशु की देखभाल की जानी चाहिए। उसके कई सारे कारण मैं आपको बताऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ तरह की जटिलताएं माँ में या बच्चे में होती है। जैसे कि कभी कभी माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से बच्चे की ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती। कभी कभी जुड़वा या ट्रिपलेट 3 बच्चे होते हैं अंदर। कभी कभी कम वजन के बच्चे होते हैं। कभी कभी बच्चों में पैदाइशी कोई व्यंग या कोई एनोमली जिसे हम कहते हैं कंजेनिटल, वो रह सकता है। इन सब की संभावनाओं की वजह से अगर गर्भावस्था में ही उसके बारे में उसकी सही देखभाल होना शुरू हो जाए तो आगे उसकी अच्छी देखभाल करने में हमें मदद मिलती है। एक बात और, जब भी बच्चा माँ के पेट में रहता है उस वक्त की गई ध्यान पर ही बहुत सारी केयर और डिपेंड करती है और आगे भी बच्चे क्या सुरक्षित प्रसव और सुरक्षित जन्म हो इसका उस पर निर्भर करता है। एक और मुझे यहाँ महत्व की बात बताना चाहूँगा। जब भी कभी प्रसव के बाद में बच्चे में कोई जटिलता आती है, ऐसे में एकदम से पहली बार अगर बाल रोग चिकित्सक से सामना हो
तो रिश्तेदारों को बहुत बार निर्णय लेने में, उनके साथ में सलाह करने में मुश्किल महसूस होती है। तो गर्भावस्था के वक्त ही अगर हमारे बाल रोग चिकित्सक तय हो तो उनके साथ में हम लोग बच्चे की जो उस पर्टिकुलर केस के बारे में जटिलताएं आने की संभावना है, उस बारे में हमारी तैयारी रख सकते हैं और उनके साथ एक अच्छा हमारा गठबंधन, हमारा अच्छा एक सहयोग हम पहले से स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बहुत बार देखते हैं जब भी फर्स्ट डिलीवरी, जिसको हम प्राइमी कहते हैं, माँ की पहली बार प्रसव होता है, उस वक्त माँ को सही ढंग से स्तनपान करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है और अगर बच्चे को सही ढंग से स्तनपान ना मिले तो बहुत सारी तकलीफें आ सकती है। इसीलिए अगर गर्भावस्था के दौरान ही माँ को स्तनपान के बारे में सही जानकारी दी जाए तो उसके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायी होता है। तो इन सभी कारणों की वजह से यह एक मान्यता और प्रचलित मान्यता अभी विकसनशील देशों में हो रही है कि गर्भावस्था के दौरान ही अगर हम हमारे शिशु रोग विशेषज्ञ तय करते हैं तो ये बच्चा व माँ दोनों के लिए लाभदायी है। दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर संदीप जी हमसे कह रहे हैं, जो बाल रोग चिकित्सक है उनकी भूमिका बच्चे के जन्म के पहले न होते हुए गर्भावस्था में हो जानी चाहिए ताकि आपसी संवाद उनमें स्थापित हो और वो चेहरा उनके लिए नया साबित नहीं हो। डॉक्टर संदीप जी, प्रश्न ये उठता है कि नवजात शिशु की ये देखभाल या शुश्रूषा जरूरी क्यों है? हाँ, नवजात शिशु और बाकी सभी पेशेंट्स में एक बहुत महत्व का अंतर होता है। सर्वप्रथम ये जो नवजात शिशु है ये काफ़ी नाजुक होता है। ये तो फिजिकली भी पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। ये तो खुद अपनी गर्दन तक नहीं संभाल पाता है। इसीलिए इस नाजुक बच्चे को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने की संभावना होती है। सबसे मेन बात तो इनमें रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। उसकी वजह से हमेशा बार बार संक्रमण या इन्फेक्शन के शिकार होने की संभावना रहती है। उसके सिवा जब भी ये बच्चे कोई उनकी बहुत सारी कठिनाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो हमको पहले से मालूम हो सकती है। अगर बच्चा कम वजन का है तो उसको और भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मृत्यु दर अगर कहीं है तो वो जन्म से लेके 1 साल के बीच में है। उस 1 साल में भी सबसे ज़्यादा मृत्यु दर अगर होती है तो पहले 1 माह में होती है। इस 1 माह में भी सबसे ज़्यादा मृत्यु दर पहले हफ्ते में और उसमें भी सबसे ज़्यादा मृत्यु दर पहले दिन में होती है। तो अगर इस वक्त हम लोग इसकी सही ढंग से देखभाल करें तो मेरे ख्याल से यह मृत्यु दर हमें कम करने में और ये सब जान बचाने में सहायक हो सकता है। इसके सिवा कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि जो किसी को एबनॉर्मल लग सकती है लेकिन वो नॉर्मल भी रह सकता है। एक इसमें मैं महत्व का एक कॉमन उदाहरण बताना चाहूँगा। बच्चों में एक मंगोलियन स्पॉट्स नाम की चीज़ होती है। उनके पीठ पर हरे नीले रंग के कुछ धब्बे रह सकते हैं। बहुत बार इसे देखकर रिश्तेदार या माँ चिंतित हो जाती है कि ये धब्बे किस वजह से है, लेकिन अगर ये डॉक्टर्स को दिखाया जाए तो मालूम पड़ सकता है कि इसमें बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे को रक्तस्राव वाली बीमारी यानी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो ऐसे में अगर उसको स्किन के नीचे अगर कोई ब्लीडिंग होता है, कोई रक्तस्राव होता है तो वहाँ पर भी इस तरह के धब्बे दिखाई देते हैं। अब एक बीमारी जो अति गंभीर जानलेवा है और एक कंडीशन जिसके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी, इन दोनों में क्या फ़र्क है ये समझने के लिए भी बच्चे को विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है। एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, बच्चों में नियमित फॉलोअप करने के लिए यानी कुछ पर्टिकुलर समय के बाद बार बार बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाने की ज़रूरत होती है। उसका कारण यह है कि कुछ कंडीशंस जन्म के वक्त हमको नहीं पता रहती है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चे ने 2 दिन तक लैट्रिन नहीं किया या शौच नहीं किया तो हम सोचते हैं कि कहीं शौच का रास्ता तो बंद नहीं है। कभी कभी बच्चे को कुछ दिनों के बाद में उनके हृदय में अगर कोई सुराग है तो ऐसे वक्त में उसकी जो आवाज़ आती है जिससे ये पता लगाया जाता है कि बच्चे को कोई हृदय दोष है, वो जो आवाज़ जिसे हम मरमर कहते हैं वो कुछ दिनों के बाद में आती है। तो जन्म से रहने वाले कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ शिकायतें या जटिलताएं भी हमको कुछ दिनों के बाद मालूम पड़ती है। इसीलिए इन बच्चों को विशेष ध्यान रखते हुए रेगुलर फॉलोअप की भी ज़रूरत होती है। दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो डॉक्टर संदीप जी दानखड़े हमसे शेयर कर रहे हैं वो इस तरह से है कि कई बार कुछ बीमारियों का निदान या डायग्नोसिस जन्म के कुछ समय बाद में होता है, क्योंकि ये बीमारियां उतना टाइम लेती ही हैं। तो इसका मतलब जिस डॉक्टर ने उन्हें जन्म के समय देखा तो उससे कोई गलती या लापरवाही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिससे डॉक्टर संदीप जी बता रहे हैं कि कुछ हार्ट डिजीज हो सकता है जन्म के समय से हो, लेकिन वो मैनिफेस्ट या उसके जो लक्षण है कुछ दिनों को बाद में दिखाई दे और डायग्नोसिस बाद में हो सकता है। और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं
कि बच्चे को नियमित रूप से दिखाना अनिवार्य है। डॉक्टर संदीप जी, जैसे जन्म के समय में जब बच्चे का जन्म हुआ है और आप जिस तरह से बताया कि बहुत ही नाजुक है और उसमें बहुत सारे खतरों की बीमारियों की आशंका होती है, तो ऐसे समय में उसकी सामान्य देखभाल कैसी होनी चाहिए? और दूसरा प्रश्न है कि जब बच्चा माँ को या रिश्तेदारों के हाथों में दिया जाता है तो उनको क्या सलाह होनी चाहिए? बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा सवाल है ये, क्योंकि आज किसी फैमिली में ये एक नया सदस्य आ रहा है, उसकी पहली बार सबके साथ यहाँ पर एंट्री हो रही है। तो जब भी नवजात शिशु का जन्म होता है, सबसे पहले इस बच्चे को हम लोग माँ के पेट पर रखते हैं और उसका सिर माँ के वक्षस्थलों के पास हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी स्तनपान शुरू कर सके। इससे सबसे महत्व की बात होती है, यानी बच्चा जल्दी से जल्दी स्तनपान शुरू कर देता है और माँ और बच्चे में जो भावनिक बंधन तैयार होना चाहिए वो भी एक तैयार हो जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत है बच्चे को जितनी जल्दी जन्म के बाद में माँ के पेट पर रख दिया जाए। दूसरी बात, जब भी बच्चे की नाल काटी जाती है वो स्टेराइल रेजर या ब्लेड से, यानी एकदम निर्जंतुक जो किया जाता है उससे इसको काटा जाए। बच्चे को लेने के लिए बच्चे को जिस कपड़े में लेना है वह सूती, सूखा और साफ़ सुथरा स्टेराइल होना चाहिए। ऐसे कपड़े में ही बच्चे को लपेटना चाहिए। यह सबसे महत्व की ज़रूरतें होती है बच्चे के जन्म के बाद में। और उसी वक्त बच्चे का वज़न भी नोट किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे का आगे और किस तरह से खास ध्यान रखने की ज़रूरत है उसके बारे में हम निर्णय ले सकें। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि रिश्तेदारों के पास बच्चा जाने के बाद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी मान्यताएं रिश्तेदारों में बहुत पक्की होती है और वो उसी तरह से करना चाहते हैं। कोई भी बच्चे का जन्म होने के बाद में हम प्राय देखते हैं कि बच्चे को शहद, घूटी या कोई नारियल का पानी या तो कुछ लोग कोई रिलीजियस वाटर या शहद इस तरह से चटाना चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि बच्चे का जन्म होने के बाद में उसके मुंह में चांदी का चमचा या सोने का चम्मच दिया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से कोई भी चीज़ बच्चे को पिलाने से या देने से बच्चे को संक्रमण की बीमारी या इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, माँ को हमेशा एक पॉजिटिव वातावरण में मदद किया जाना चाहिए कि वो बच्चे को स्तनपान अच्छे से नियमित रूप से करे। इससे बच्चे को स्तनपान मिलने से बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बचाव कर सकते हैं। तीसरी महत्व की बात, यानी बहुत से लोग कभी आँखों में काजल लगाना या फिर नाल की जगह पर कुछ लगाना, इस तरह की चीज़ें अपने मन से करते हैं। इससे भी बच्चे को संक्रमण हो सकता है। वो चीज़ें भी जहाँ तक हो सके नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत बार रिश्तेदार मिलने के लिए आते हैं। जैसे ही आजकल सबको मालूम पड़ जाता है कि बच्चे का जन्म हुआ है, सभी लोग तुरंत मिलने के लिए अस्पताल की तरफ चल पड़ते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग की वजह से भी बच्चे के लिए तकलीफ़ हो सकती है, बच्चे की शुश्रूषा में खलल पड़ सकता है, तो उसको भी टालना चाहिए। और एक महत्व की बात है, बहुत बार रिश्तेदार ऐसा आग्रह करते हैं कि बच्चों के लिए कोई ना कोई दवाई लिख के दी जाए, और वो भी ठीक बात नहीं है। जो भी बच्चे के विशेषज्ञ है उसको देख के जो भी ज़रूरी है वो बताते हैं। उनकी कोई भी शंका रहे तो उनको पूछ कर ही कोई चीज़ करनी चाहिए। अपने मन से या किसी के कहे सुने पर कोई चीज़ अपने मन से बच्चे का उपचार कतई नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो संदीप जी आपने बताया कि बच्चे के आसपास का वातावरण, विशेषकर जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनकी बातचीत और संवाद, इसका बच्चे की हेल्थ पे फर्क पड़ता है। जरूर। और ये जितना पॉजिटिव होगा उतना माँ के लिए और बच्चे के लिए लाभकारी होगा। तो जैसा बता रहे कि बच्चे को जब हुआ है, एक सामान्य मान्यता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो गर्भ है, सुरक्षित है, और जब बाहर निकला तो ये एक तुरंत होने वाली प्रक्रिया, ऐसे कोई धीरे धीरे होने वाली बात नहीं है। तो जहाँ बच्चा माँ के पेट में उष्ण था, गर्भ था, बाहर के वातावरण में आकर तुरंत ठंडा होने की उसके संभावना होती है, जो उसके लिए, उसके जान के लिए धोखादायक हो सकती है। ऐसी स्थिति में कि बच्चा ठंडा नहीं है और उसका तापमान बना रहे, आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? बहुत ही ज़रूरी यह बात है कि जैसा हमने कहा कि नवजात शिशु की कई सारी कमजोरियां होती है, उसमें से ये एक महत्वपूर्ण कमजोरी है कि बच्चा कभी कभी अपना शरीर का तापमान नहीं रख पाता है। अगर आजू बाजू का तापमान कम हो जाए, ठंडा पड़ जाए, तो उसमें यह बच्चा ठंडा पड़ सकता है और उसे गंभीर परिस्थितियों का, गंभीर जटिलताओं का सामना और कई बार तो जान पर भी बन सकते हैं, जिसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का तापमान सही ढंग से रखा जाए। बहुत ही साइंटिफिकली बात करने जाओ तो बच्चे का तापमान 26 to 30 डिग्रीज रहना चाहिए, लेकिन बहुत सादी भाषा में अगर दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी बच्चे के हाथों को
या पैरों को अगर आप हाथ लगा के देखा है तो वो वार्म यानी गर्म लगने चाहिए और वो हमेशा गुलाबी दिखने चाहिए। अगर इस तरह से बच्चा है तो वो कंफर्टेबल है। इसके लिए ज़रूरी क्या है, तो अगर रूम में कहीं पर भी दरवाजे खिड़कियाँ खुली है, ठंडी के दिन है तो दरवाजे खिड़कियाँ बंद होनी चाहिए। अगर रूम में एसी, कूलर या पंखा शुरू है तो उसका डायरेक्ट फ्लो बच्चे पर नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे ने शूशू किया रहता है, बच्चा गीले में रहता है या फिर जस्ट नहा कर आया हुआ रहता है। ऐसे गीले में अगर बच्चा खुला पड़ा है तो वो शरीर का तापमान नहीं रख पाएगा। तुरंत उसको सूखे कपड़े से पोंछ के उसको अच्छी तरह से लपेट के रखना चाहिए। चौथी बात, बच्चा जितना माँ की गोद में रहेगा, माँ से लग कर रहेगा, उतना बच्चे का तापमान रखने में मदद होगी। तो स्किन टू स्किन जितना उसके स्पर्श रहेगा उतना अच्छा रहेगा। स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहनी चाहिए। इसको हम कंगारू मदर केयर कहते हैं। जिस तरह से कंगारू का बच्चा माँ के पेट के पास की थैली में हमेशा रहता है, उस तरह से अगर बच्चा माँ के पेट से या छाती से स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहे तो बच्चे का तापमान रखने में भी मदद होगी और स्तनपान के लिए भी मदद होगी। तो यानी इसको हम समझे कि घर में झूले पालने, दोरी झोली की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बच्चा जितना माँ के पास में रहेगा उतना अच्छा। और एक बच्चे को शरीर का तापमान सही रखने के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बच्चे को किस तरह से लपेटना चाहिए। निश्चित तौर से बच्चे को सबसे पहले तो एक सूती, साफ सुथरा और सूखा कपड़ा लेना चाहिए। इस तरह के कपड़े को अगर लिया है तो उसको हम एक कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। इसमें ये बच्चा, इस तरह से इस बच्चे को रख लेते हैं। बच्चे को ऐसे रखने के बाद में एक बाजू से पूरी तरह से फोल्ड लेके इस बाजू को बच्चे को इस हाथ से ऊपर ले लेना है। ठीक है, इसको हम चाहे तो बच्चे की बदन के नीचे भी रख सकते हैं या तो इस हाथ के नीचे भी रख सकते हैं। ये हाथ जब इधर से लगा रहेगा तो बराबर इस तरह से ये फिक्स रहेगा। उसके बाद इस कपड़े के नीचे की जो बाजू है इसको हम लोग ऊपर ले लेते हैं ऐसे, और जो दूसरी बाजू है इस बाजू को हम लोग पूरी तरह से रैप कर लेते हैं और इसको फिर से बच्चे के नीचे कर देते हैं। तो इस तरह से जब ये बच्चा रैप हो गया है तो ये बच्चा माँ को लेने के लिए, स्तनपान के लिए भी बहुत आसान जाएगा और बच्चे के लिए भी ये काफ़ी तापमान के लिए बच्चा पेट में रहता है उस वक्त जिस पोजीशन में रहता है वैसे रहने में और उसका तापमान रखने में भी मदद होगी। और अगर साथ में सिर पे टोपी लगा दी तो जो जी, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। सबसे ज़्यादा बच्चे का शरीर का हीट लॉस जो होता है वह सिर से होता है, इसीलिए ऐसे वक्त बच्चे को कैप पहनाना चाहिए। जब भी ठंडी के दिन हो तब हम इसके ऊपर से शॉल या और बाकी के ऊनी क्लोथ्स भी उनको उड़ा सकते हैं। दर्शकों, बच्चा जो होता है नवजात शिशु, उसका शरीर बड़ों की अपेक्षा उसकी जो सरफेस एरिया मानी जाती है कि जो शरीर होता है यहाँ से उसका तापमान बहुत शीघ्रता तेजी से उसका तापमान कम हो सकता है। डॉक्टर संदीप जी ने जो दो बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि पहली चीज तो ये हो कि उसका बचाव होना चाहिए कि अगर से वातावरण ठंडा हो तो निश्चित तौर से विज्ञान के नियम के अनुसार गर्मी जो होती गर्म से ठंडी की ओर जाएगी तो शरीर का तापमान और कम होगा। तो ये सब चीजें हमने बंद कर देनी चाहिए। अक्सर ये शिकायत होती है कि माँ को गर्मी लग रही है इसलिए पंखा तेज चलाते हैं, उसे हम रोकें। दूसरी बात, जिस विधि को इन्होंने बताया हमारे दर्शकों से विनती है कि उन्होंने उसको अच्छे से देख लेना चाहिए और ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसे हम घर में कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज है कि हमारी सामाजिकता के तौर पर जिस तरह संदीप जी ने उल्लेख किया है कि जहाँ पे हमने सुना कि बच्चे का जन्म हुआ है हम दवाखाने की तरफ दौड़ पड़ते हैं, अक्सर करके बच्चों को पास में लेके चुमने की और सब बातों की जो है उसे हमें टालना चाहिए। बच्चा ज्यादा से ज्यादा माँ के पास में होना चाहिए, उसके शरीर के साथ उसका स्पर्श होना चाहिए, जिससे उन्होंने स्किन टू स्किन या कंगारू मेथड का नाम दिया है। दर्शकों, एक बहुत ही सार्थक चर्चा नवजात शिशु शुश्रूषा पर शहर के जाने माने बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर संदीप जी दानखड़े के साथ जारी है। बने रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा हो रही है नवजात शिशु की शुश्रूषा पर और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट है डॉक्टर संदीप जी दानखड़े। सर, जिस तरह से शुरुआत में आपने कहा था कि जो नवजात शिशु होता है वो बहुत नाजुक होता है और इस उम्र में, इस वय में मृत्यु संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि उसकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत कम होती है। अब प्रतिकारक शक्ति कम हो तो उसमें जो जंतु संक्रमण इन्फेक्शन वो होने के चांसेस, संभावना काफ़ी ज़्यादा है।
तो फिर प्रश्न होता है कि मृत्यु दर या बच्चों को बचाने के लिए इन संक्रमण से हम कैसे बचें? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो मृत्यु दर होता है उसमें एक बहुत महत्व का कारण यानी जंतु संक्रमण यानी इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को हमेशा साफ़ सुथरा रखा जाए। इसमें हम अक्सर देखते हैं जन्म होने के बाद में कई बार बच्चों की आँखों से स्राव आता है, बच्चों को आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन एक जगह न रहते हुए पूरे शरीर में फैल सकता है। इसीलिए हम लोग हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक है जब भी बच्चे का जन्म होता है तब उसकी दोनों आँखें स्टेराइल कॉटन से, कपास से अंदर की साइड से, नाक की बाजू से लेके तो बाहर की तरफ इस तरह से हमने साफ़ करना है। ऐसे बीच में से इसको साफ़ करना है। तो जन्म के बाद में आँखें साफ़ होनी चाहिए। किसी भी बच्चे को अगर आँखों में से पीप आता है तो उसमें डॉक्टर की सलाह से आँखों के ड्रॉप्स उसमें डाले जाने चाहिए। ये एक महत्व की बात है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जो भी बच्चों के कपड़े रहते हैं वो कपड़े गीले रह जाते हैं, बारिश के दिनों में बहुत से ठीक से सूखते नहीं हैं, उसकी वजह से बच्चों को और इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बच्चे के शरीर पर कहीं बार फोड़ा या फुंसी अगर दिखती है या नाल की जगह पर अगर कोई इन्फेक्शन दिखता है तो तुरंत उसको स्पिरिट से साफ़ करके वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम डॉक्टर की सलाह से ज़रूर लगानी चाहिए। तीसरी बात है कभी भी अगर कोई व्यक्ति जिसको बीमारी हुई है तो ऐसे व्यक्ति को बच्चों से दूर रहना चाहिए। किसी को अगर सर्दी खांसी हुई है, शरीर में कोई स्किन का इन्फेक्शन हुआ है तो उनको बच्चों से दूर रहना चाहिए। बहुत महत्व की और एक बात है माँ का भी पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छा रहना चाहिए। माँ को रोज़ अच्छे से साफ़ होना चाहिए, माँ के नाखून कटे हुए होने चाहिए, वो एक बहुत ज़रूरी बात है। और एक महत्व की बात बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वो ये कि बच्चे को हम लोग जितनी जल्दी स्तनपान कराते हैं तो स्तनपान में माँ के दूध के ज़रिए बच्चे को बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। बहुत सारे तत्व माँ के दूध में होते हैं जो बच्चे को बीमारी से बचाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि स्तनपान यह बच्चे का पहला टीकाकरण है। और इसके सिवा कुछ जो बीमारियों से बचाव के टीकाकरण उपलब्ध होते हैं वो टीके भी समय पर लगाना चाहिए ताकि बच्चे को हम लोग इन्फेक्शन या संक्रमण से बचा सकें। और एक बहुत सामान्यता दिख जाती है एक बात, यानी बहुत बार बच्चों के मुँह में सफ़ेद जैसे ऐसा ओरल थ्रश जिसको हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से दूध भी नहीं पी पाता है और बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर इस तरह से मुंह में सफ़ेद दिखता है तो उसे हम ओरल थ्रश कहते हैं। ऐसे वक्त में उसे लगाने वाली जो भी एंटी फंगल लोशन होती है मुंह में लगाने की वो डॉक्टर की सलाह से लगाना चाहिए और उससे बच्चे को ठीक करना चाहिए। तो संक्षेप में हम ये समझे कि हम लोग जितनी स्वच्छता और सफाई हम लोग उसको अपनाएं उतना बच्चे का बचाव होगा और जितनी जल्दी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध मिले उतना बच्चे के लिए लाभकारी होगा। डॉक्टर संदीप जी, ऐसी कई बार कई चीज़ें होती है कि जैसा आपने उल्लेख किया है कि मंगोलियन स्पॉट जिसको आपने बताया कि जो दिखने में तो बड़े भयानक दिखते हैं लेकिन सामान्य होते हैं। तो ऐसी बहुत सारे और भी लक्षण होते हैं कि जो माता पिता या पालकों के लिए बड़े चिंताजनक होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट जब उनको देखते हैं बताते हैं इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो ऐसी कुछ कंडीशन के बारे में जिनके बारे में दर्शकों हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें की कई सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसके बारे में बहुत चिंता की ज़रूरत नहीं होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनमें डिफ्रेंशिएट कर पाना एकदम से संभव नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि होती तो नॉर्मल है लेकिन पेरेंट्स के या रिश्तेदारों के गलत फहमी की वजह से या गलत तरीके से उसे उपचार करने की वजह से वो बुरी हो सकती है। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊँगा। जब भी बच्चे को यहाँ पर नाक या उसके आजू बाजू पर यहाँ पर पीले छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं जिसको मिलिया कहा जाता है। ये एक नॉर्मल सिबेशियस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी होती है जो कि बड़ी हो जाती है, जिसके लिए कोई उपचार की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत बार पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं कि ये क्या है, लेकिन वो बहुत चिंता की बात नहीं होती। उसी तरह से जैसे आपने कहा कि मंगोलियन स्पॉट्स जो कि हरे नीले धब्बे पीठ पर होते हैं, वो बहुत चिंता की विषय नहीं होता है। उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल माँ बाप को यह विश्वास दिलाना होता है कि यह कोई चिंता की बात नहीं है, बच्चे का नॉर्मल केयर शुरू रखें। और कुछ बातें जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत बार बच्चे को छाती पर स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम लोग मैस्टाइटिस नियोनेटोरम कहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो दाइयाँ या मालिश करने वाली लेडीज़ कभी कभी मालिश करते हैं बच्चों की, तो वो इसको निचोड़ने की सलाह देती है जो कि बहुत गलत है। ये जो भी एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू होता है, जो भी ये मैस्टाइटिस नियोनेटोरम होता है, छाती में जो ये स्वेलिंग होता है, उसका कारण ये होता है कि माँ के कुछ हार्मोन्स बच्चे में जाते हैं जिसकी वजह से उसका ब्रेस्ट टिश्यू बड़ा होता है। इसको जब भी ये हार्मोन लेवल कम हो जाती है तो ये 1-1.5 महीने में या 6 से 8 हफ्ते में ये कम हो जाता है। उसके लिए किसी तरह की भी अलग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है।
लेकिन अगर इसको निचोड़ के इसमें से दूध निकाल दिया जाए तो रास्ता खुल जाता है और बैक्टीरिया उस रास्ते के ज़रिए जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। कई बार तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है कि वहाँ पर पीप जमा हो जाता है और चिरा देने की भी नौबत आती है। तो इसीलिए कभी भी इसको ना निचोड़े, इस बात को याद रखना है। और बहुत बार हम लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर रिश्तेदार अपने मन से उम्मीद करते हैं कि भाई बुखार का ड्रॉप दे दीजिए, तो ये बहुत गलत बात है। जब भी बच्चे को किसी तरह का अपने को बुखार है या कोई ऐसी शंका होती है कि कोई प्रॉब्लम है, ऐसे वक्त चिकित्सक को दिखाकर सही परामर्श लेना चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत बार बच्चों को खासकर अगर वो गर्ल चाइल्ड है, लड़की है, तो उस वक्त उनको पेशाब की जगह से खून आना, ये एक चीज़ होती है। बहुत बार कुछ मदर के हार्मोन्स बच्चे में जाने की वजह से ये इस तरह से खून आता है जो कुछ दिनों में कम हो जाता है। केवल उस वक्त साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, माँ बाप को अश्योर करना होता है कि ये चिंता की बात नहीं है। कभी कभी पेशाब की जगह पर एक म्यूकोजल स्किन टैग नाम की चीज़ आती है, छोटी सी झिल्ली बाहर आए जैसा दिखता है, वो भी एक नॉर्मल बात होती है, उसके लिए भी बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन कभी भी अगर किसी तरह की शंका मन में हो तो केवल इस बात को नॉर्मल न समझते हुए सही डॉक्टरी परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, जिन कंडीशंस का, अवस्थाओं का डॉक्टर संदीप जी ने उल्लेख किया है, ये दर्शाती है कि वहाँ पर एक्सपर्ट या उस विशेषज्ञ की जरूरत क्यों है। क्योंकि सामान्य तौर से जो हम देखते हैं तो ये निश्चित तौर से हमारे लिए काफ़ी चिंता की बात होती है। अगर किसी लड़की की योनि मार्ग से पेशाब की जगह से खून आ रहा है, देखने में, सुनने बड़ी भयानक लगती है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वही बता सकते हैं कि नॉर्मल इसमें कोई चिंता की बात नहीं और अपना टाइम, अपनी कालावधि पूर्ण होने बाद ये अपनी तरफ से पूर्ण ठीक हो जाएगी। डॉक्टर जी, जिस तरह से आपने बुखार की दवाइयों का जिक्र किया है कि उस तरह किसी ने उसकी मांग नहीं करनी चाहिए, अक्सर करके पालकों की तरफ से एक मांग होती है कि बच्चा मोटा होना चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए, इसके लिए कौन सी दवाई है, क्या सलाह है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर साहब आपने, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और उसके डेप्थ में जाना चाहूँगा। मोटा और तंदुरुस्त, बच्चे ने तंदुरुस्त ज़रूर होना चाहिए और हर बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर तो तंदुरुस्ती क्या चीज़ है? तंदुरुस्ती यानी बच्चे का नियमित वजन बढ़ना चाहिए, बच्चे की जो डेवलपमेंट हम जिसे कहते हैं वो सही ढंग से उसका विकास होना चाहिए, इसको हम तंदुरुस्ती कहते हैं। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि बच्चा बहुत मोटा होना यानी वो तंदुरुस्ती है, तो बिल्कुल भी नहीं, यह गलत धारणा अपने मन से निकाल दे। बहुत मोटा ज़्यादा होना यह भी एक ओबेसिटी यानी एक बीमारी का लक्षण होता है। अक्सर करके वो विज्ञापन में और बाकी जगह में वो बताते हैं कि बच्चा मोटा था, यार एक धारणा बैठ गई है। एग्जैक्टली, तो ये एक केवल विज्ञापन की बात है कि बहुत मोटा यानी बहुत तंदुरुस्त, ऐसा कतई नहीं है। तो ज़रूरत है यहाँ पर तंदुरुस्ती को समझने की। हर बच्चे का जो वज़न होता है जन्म के बाद 4 से 5 महीने में डबल हो जाता है और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। तो अगर कोई बच्चा 2 किलो का हुआ है तो वो 1 साल में 3 गुना यानी 6 किलो के आसपास हो जाएगा, और अगर कोई बच्चा 3 किलो का हुआ है तो वो 9 किलो का हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे के वजन में फ़र्क रह सकता है और फिर भी वो दोनों बच्चे नॉर्मल और तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो हर बच्चे का उस उम्र के साथ एक रेंज दिया हुआ है कि इसके बीच में उस बच्चे का जन्म के वजन के हिसाब से इस वक्त उनका वजन उतना होना चाहिए, जो हम हमारे ग्रोथ चार्ट में प्लॉट करते हैं। अगर बच्चे का वजन उससे कम है तो वो भी बुरी बात है, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो भी बुरी बात है। मैं यहाँ पर हमारे दर्शकों को आगाह करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारियों का या अस्थमा की ज़्यादा संभावना होती है अगले कुछ सालों में। इसीलिए ओबेसिटी ये एक आने वाले दिनों में बहुत बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल बच्चा मोटा हो यह अपेक्षा ना रखे, लेकिन अपना बच्चा तंदुरुस्त हो, उसकी सही विकास हो, ये ज़रूर अपेक्षा करनी चाहिए। और इसमें एक महत्व की बात मैं बताना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब भी हमें पेरेंट्स मिलते हैं वो डिमांड करते हैं कि कोई टॉनिक दी जाए, और टॉनिक यानी उनकी उम्मीद होती है कि ऐसी कोई मैजिकल चीज़ कि जो देने से बच्चा एकदम से तंदुरुस्त हो और कभी बीमार नहीं गिरे। तो याद रखिए, देयर इज़ नथिंग लाइक टॉनिक एज सच। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो केवल एक यूनिवर्सल है और सबको दे देने से वो एकदम से अच्छा हो जाता है। तो जब भी हम कभी किसी बच्चे को अपने बाल रोग चिकित्सक को दिखाते हैं तब उस बच्चे में अगर किसी चीज़ की कमी है, जैसे किसी बच्चे में अगर आयरन की कमी है, किसी बच्चे में अगर कैल्शियम की कमी है, किसी बच्चे में अगर कोई विटामिन की कमी है, तो वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स उस बच्चे को दिए जाते हैं। वो उसको बहुत से लोग टॉनिक समझ लेते हैं और केवल वो देने से ही बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सही आहार, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं,
उसकी बराबरी कोई भी दवाई नहीं करेगी। तो बच्चे का सही डाइट होना चाहिए, उसकी सही एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसकी मानसिक तथा फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट बराबर होनी चाहिए। तो दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो डॉक्टर संदीप जी हमसे शेयर कर रहे हैं कि किसी बच्चे का एक समय का वजन ये उसकी तंदुरुस्ती निर्धारित नहीं करता है। 1 वर्ष का बच्चा, चाहे उसका वजन 6 किलो हो चाहे उसका वजन 9 किलो हो, तो बच्चे के जन्म के वजन के हिसाब से दोनों बच्चे नॉर्मल है। और इसीलिए संदीप जी ने कहा था कि बच्चे के सामान्य देखभाल में पहली चीज उसका जन्म के समय का वजन है, ताकि उसके आगे की ग्रोथ और डेवलपमेंट निर्धारित कर सकें। और इसीलिए सभी पालकों से एक विनती है कि किसी तरह के टॉनिक जो उनकी धारणाओं के अनुसार बच्चों को मोटा करती है या तंदुरुस्त करती है, बिल्कुल गलत है और इसका बहुत आग्रह न करें। एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा नवजात शिशु सुश्रुषा पर डॉक्टर संदीप जी दानखड़े के साथ जारी है। मित्रों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका। आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न केयर पर अमरावती शहर के सुप्रसिद्ध बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर संदीप जी दानखड़े के साथ जारी है। डॉक्टर दानखड़े जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक बाल रोग चिकित्सक होता है वो उस चीज में फर्क कर सकता है कि कुछ चिन्ह जो होते हैं कि जो दिखने में बड़े खतरनाक दिखते हैं होते नॉर्मल है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे दिखने में नॉर्मल दिखते हैं लेकिन खतरे की और आगाह करते हैं। तो ऐसे बच्चे में कौन से संकेत हैं, चिन्ह हैं, जिसे देखकर पालकों ने बिना कोई समय गंवाए तुरंत अपने डॉक्टर या चिकित्सक को दिखाने चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि हम जानते हैं कि नवजात शिशु में काफ़ी ज़्यादा मृत्यु दर है। नवजात शिशु की बीमारी से लड़ने की शक्ति बहुत कम होती है, तो बहुत जल्दी सीरियस हो जाते हैं। इसीलिए उनके खतरों के चिन्हों के बारे में जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। कुछ चिन्ह जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चा अगर दूध ना पिए, बच्चा अगर सुस्त हो जाए, बच्चे में बहुत ज़्यादा कैलोरी डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, बच्चा अगर बहुत देर तक भूखा रहता है तो उसके खून की शक्कर कम हो जाती है, वो बहुत तेज़ी से सीरियस हो जाता है। तो बच्चा अगर सुस्त है, बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है, तो ये बहुत खतरे का निशान है। तुरंत ऐसे वक्त में डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। अगर बच्चा नीला पड़ जाता है, चाहे उसके होंठ नीले दिखे या हाथ पैर अगर नीले दिखते हैं या एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, बच्चे की मूवमेंट्स एकदम कम हो जाती है, तो ये एक बहुत ही गंभीर लक्षण है। ऐसे वक्त में बिना समय गंवाए तुरंत डॉक्टर्स के पास हमें जाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों में झटके आ जाते हैं, एकदम आंखें घुमा देते हैं या हाथ या पैरों में दोनों में झटके आ जाते हैं, या फिर हाथ पैर एकदम बच्चा कड़क कर लेता है। ये एक बहुत गंभीर लक्षण है। इसको हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर्स के पास या दवाखाने में हमें जाना चाहिए। इसके सिवा कभी कभी बच्चा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। एकदम से अगर बच्चा सफ़ेद पड़े तो ये भी एक गंभीर लक्षण है। ऐसे वक्त भी हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी शरीर के अलग अलग अवयवों में से रक्तस्राव हो सकता है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है, तो कहीं से भी इस तरह से ब्लीडिंग होना ये भी एक गंभीर बात है। तुरंत ऐसे वक्त में पालकों को चाहिए कि वो डॉक्टर्स के पास जाए। इसके सिवा कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनकी कुछ भी पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि बच्चा अच्छा नहीं है, ये कुछ तो भी अलग लग रहा है। ऐसे वक्त भी उन्होंने डॉक्टर की सलाह बिना समय गंवाए लेना चाहिए, ताकि बच्चा और ज़्यादा सीरियस ना हो। तो इन खतरों के चिन्हों का कई बार जैसा आपने बताया कि अक्सर करके पालक की जानते हैं कि कुछ सीरियस हो सकता है, पर उसे दबाने की कोशिश करते हुए जब झटके आ रहे तो बोले ठंड के कारण से अकड़ रहा होगा। तो ये निर्णय अपने मन से न लेते हुए अपने एक्सपर्ट की सलाह उनके लिए जरूरी होती है। और एक खास बात इसमें मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि कभी कभी बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, यह एकाएक हो जाता है। बच्चा जोर जोर से सांस लेता है, जोर जोर से आवाज़ करता है, या फिर जोर से उसकी छाती ऐसे जोर जोर से मूवमेंट्स करती है। तो ऐसे वक्त भी इस बात को बहुत गंभीर लक्षण मानते हुए तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर उसको सांस कम भी हो जाए, रुक जाए, तो भी वो सीरियस है। तो दोनों तरफ से, तो इसलिए बच्चे में दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, या तो बहुत ज्यादा भी नहीं हो या बहुत कम भी नहीं हो। डॉक्टर संदीप जी, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात होती है कि बच्चे में जो पतले दस्त होते हैं, खासकर माँ के दूध पर, तो यहाँ पर भी जितने एक्सपर्ट्स हैं कहते हैं कि माँ के दूध पर वो बच्चे के दस्त जो होते हैं नॉर्मल होते हैं, और पालकों में ये चिंता होती है कहीं वो डायरिया तो नहीं है। तो हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो नॉर्मल है या नहीं है? बहुत बार ये बहुत कॉमनली आने वाला सवाल रहता है कि बच्चे ज़्यादा बार लैट्रिन करता है,
तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर हर ज़्यादा बार लैट्रिन कर रहा है इसका मतलब ये दस्त ही हो या उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। इसके लिए मैं कुछ बहुत ही सादे और घरेलू नुस्खे बताऊंगा जिसके ज़रिए हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है। अगर कोई बच्चा दिन में 6 बार से ज़्यादा बार यूरिन को जा रहा है तो उसको एडिक्वेट लैक्टेशन मिल रहा है, उसको डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। दूसरी बात, कोई बच्चा अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसे हम कहते हैं कि केवल स्तनपान ले रहा है, उसको हमने ऊपर से कोई चीज़ नहीं दी हुई है, तो उसको इन्फेक्शन का सोर्स होने की संभावना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि अतड़ियों का इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत कम है। अगर बच्चा ठीक से दूध पी रहा है, ठीक से सो रहा है, तो अगर वो दूध पीने के बाद में थोड़े थोड़े लैट्रिन करते हुए ज़्यादा कर देता है तो उसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स ऐसा कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो दस्त हो और उसके लिए बहुत सारी कुछ दवाइयाँ शुरू करने की ज़रूरत हो। फिर भी अगर हमारे मन में शंका है तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, अपने बाल रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और उसका निराकरण कर लेना चाहिए। तो दर्शकों, बच्चे का बार बार दस्त करना और खासकर सिर्फ स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, डॉक्टर संदीप जी कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का जो अर्थ होता है कि माँ के दूध के अलावा स्तनपान के अलावा कुछ नहीं, ऊपर से कोई दूध, शहद, जन्मघुट्टी, ग्राइप वाटर या पानी भी नहीं, और ये बच्चे के लिए सबसे ज्यादा हितकारक है। और बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ स्तनपान पर है और ये स्तनपान अगर उसको 6 महीने तक मिलता है तो आप विश्वास मानिए ये बच्चे के लिए दवाई का काम कर रहा है, टॉनिक का काम कर रहा है, और उसके लिए सबसे अच्छा ये उसका पोषण है। और हम इसे मजाक में कहते हैं अगर बच्चा 6 महीने तक के ये किया तो हम डॉक्टर लोग बेकार हो जाएंगे कि बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। तो दर्शकों, हमको बेकारी मंजूर है, लेकिन हमारा हर नवजात शिशु पूरी तरह से स्वस्थ हो ताकि हमारा हर नागरिक स्वस्थ और सुदृढ़ हो। डॉक्टर संदीप जी, हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है कि जिस तरह से आपने कहा कि नवजात शिशु जो खतरों से भरी हुई उम्र है और एकदम अनपेक्षित, अनप्रिडिक्टेबल है, ऐसे समय में अगर बच्चे को उसके उपचार के लिए स्पेशल बेबी यूनिट में या प्रीमेच्योर बेबी यूनिट में भर्ती कराना पड़े तो ऐसे समय में रिश्तेदारों से डॉक्टरों की अपेक्षा और डॉक्टरों से रिश्तेदारों की क्या अपेक्षा होनी चाहिए? डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जहाँ पर सबके मन में एक खुशी होती है कि फैमिली में कोई नया मेंबर आने वाला है, किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, और उसके बाद एकदम से जब इस तरह की न्यूज़ सामने आती है, इस तरह के हालात सामने आते हैं कि बच्चे को NICU में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है या बच्चे को कोई सीरियस कोई ऐसी शिकायत है, तो ये सबके लिए सबसे पहले तो एक धक्का होता है बहुत बार। तो ऐसे वक्त में रिश्तेदारों का और डॉक्टरों का इस वक्त का रोल बहुत ही महत्व का होता है। सबसे पहले इसीलिए जैसा मैंने आपको कहा था कि जब भी कभी इस तरह के हालात आते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कि जिसकी हमें पहले से जानकारी होती है, जैसे कभी कभी अगर कोई प्री मैच्योर यानी बहुत कम दिन की ही डिलीवरी हो रही है तो हमको पहले से ही मालूम है कि इस बच्चे का वज़न कम होने वाला है। अक्सर इस तरह की जानकारी पहले से रिश्तेदारों को दी जाती है कि बच्चे का कम वज़न का हो सकता है, उसको NICU में या स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभी बच्चे ट्विंस रहते हैं जिसमें वज़न कम होता है, कभी कभी पहले से मालूम रहता है कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से नहीं हो रही है, कभी कभी मालूम रहता है कि बच्चे को पैदाइशी ऐसा व्यंग है कि जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट या कोई सर्जरी की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब हालात में पहले से मालूम होता है कि इस तरह की तो ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके वक्त पेरेंट्स कहीं तो भी थोड़े तैयार रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, बहुत हमारी किसी की उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन ऐसे हालात सामने आ जाते हैं कि जिसकी किसी की तैयारी नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चे ने जन्म के पहले ही शौच कर दिया हो तो वही शौच उसके सांस के ज़रिए फेफड़ों में जाती है और उस वक्त उस बच्चे को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और ऐसे बच्चे गंभीर हो जाते हैं, उन्हें NICU में रखने की ज़रूरत होती है। कभी कभी बच्चा जन्म के बाद में रोता नहीं है, ऐसे न रोने वाले बच्चे को शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो सीरियस हो जाता है। ऐसे बच्चे को NICU में एडमिट करने की, ऑक्सीजन देने की और आगे उपचार देने की ज़रूरत होती है। या कभी कभी कुछ बच्चा होने के बाद में ठीक से सांस नहीं ले पाता है, चाहे उसको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो या कोई एबनॉर्मेलिटी हो जिसकी वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। ऐसे भी बच्चों को एकदम से NICU में रखने की ज़रूरत होती है। और इसीलिए जैसा हमने पहले भी कहा है कि अगर हमारे पीडियाट्रिशियन, हमारे बाल रोग चिकित्सक पहले से तय है, उनके साथ अगर हमारी पहले से चर्चा हुई है, अगर उनके साथ हमारा एक अच्छा रैपो, एक विश्वास का वातावरण तैयार हो, तो ऐसे वक्त में बहुत आसान जाता है बच्चे के लिए जो ज़रूरी है वो निर्णय लेने के लिए। रिश्तेदारों के लिए मैं कहूँगा ऐसे वक्त में सबसे ज़रूरी है अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें। दूसरी बात, मन में जो भी शंकाएं होंगी वो जितने खुले दिल से डॉक्टर के साथ चर्चा कर सके, उसका सॉल्यूशन, उसके ऊपर का कोई रास्ता निकल सकता है।
कुछ शंकाएं मन में जो सभी रिश्तेदारों के मन में होती है। एक होती है कि बच्चे को किस तरह का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, इसके बारे में डिटेल पूछना चाहिए। दूसरा होता है कि बच्चे को कितने दिन रहना पड़ सकता है, बच्चे को कितने दिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा होता है बच्चे को कितना खर्चा आ सकता है। ये एक बहुत महत्व का विषय होता है जिसके बारे में बहुत बार रिश्तेदारों में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस बारे में भी डॉक्टर से चर्चा करके उसकी पूरी जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए, और कोई मन में शंका हो तो डॉक्टर को पूछना चाहिए और उन पर पूरी तरह से विश्वास रखते हुए बच्चे को ठीक करने के लिए एक टीम वर्क करके एक अपना अपना रोल उसे निभाना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर जितना बखूबी आपने मार्गदर्शन किया है, ये हमारे सभी दर्शकों के लिए और विशेषकर ऐसे पालकों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपसी सौहार्द और विश्वास का वातावरण हो तो निश्चित तौर से इसमें बच्चे की केयर के लिए जहाँ पर डॉक्टरों को खुला हाथ है, उनके ऊपर जवाबदेही बढ़ती है, वो खुले हाथ से खुले मन से उस पर उपचार कर सकते हैं। वहीं पर विश्वास रखते हुए पालक और उसके रिश्तेदार भी निश्चिंत हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो एक विवाद का विषय हो सकता है वो है खर्चे का, और इसीलिए दर्शकों हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अक्सर ये बात करते हैं कि उपचार के विषय में जो भी निर्णय हो ये हमारा संयुक्त निर्णय होता है, कंबाइंड निर्णय होता है। आप नवजात शिशु बड़े हो या किसी के साथ जब उपचार हो रहा है तो अपने डॉक्टर से खुले तौर से आप चर्चा कीजिए और विश्वास मानिए, उपचार करने वाला डॉक्टर भी आपके साथ उतने ही विश्वास से और खुले मन से चर्चा के लिए तैयार है। मन में किसी तरह का संदेह, पूर्वाग्रह या आशंका न रखते हुए एक पूरे तरह विश्वास का वातावरण बना होना चाहिए। डॉक्टर संदीप जी, एक बहुत ही सार्थक चर्चा, एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण चर्चा, एक मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को आपसे मिला है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास होता है कि हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनके जीवन के व्यक्तिगत कुछ ऐसे अनछुए पहलू होते हैं, उनके कुछ व्यक्तित्व की ऐसी विशेषताएं होती है, आमतौर से हमारे दर्शकों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन उनकी उत्सुकता होती है। और इन्हीं कुछ विशेषताओं में से कुछ ऐसी हो सकती है जिससे हमारे दर्शक, खासकर युवा वर्ग, उससे प्रेरणा ले सकता है। जैसे मैंने परिचय में कहा कि आपका हंसमुख और आकर्षक व्यक्तित्व ये आपकी पहचान है, और हर व्यक्ति के जीवन में धूप छांव, उतार चढ़ाव आते ही हैं। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि जब जीवन में ऐसी विषम और कठिन परिस्थितियां आती हैं तो आप अपना ये हंसमुख चेहरा कैसे बना के रखते हैं? बहुत ही कठिन प्रश्न पूछ लिया डॉक्टर साहब आपने। मुझे यहाँ पर एक व्हाट्सएप पे अभी जो मैंने कुछ दिनों पहले एक कोटेशन पढ़ा था, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। उसमें कहा गया था कि अगर आप चेहरे पर मुस्कान और ज़ुबान में मिठास रखते हो तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स या तो टल जाते हैं या तो सॉल्व हो जाते हैं। चेहरे की मुस्कान आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देती है, और ज़ुबान की मिठास आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देती है, आने से टाल देती है। लेकिन सचमुच सच्चाई ज़िंदगी की ये भी है कि ज़िंदगी सचमुच इतनी आसान नहीं है। केवल मीठा बोलने से या स्माइल कर देने से अगर सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते थे तो कितना अच्छा होता था। कभी कभी न चाहते हुए भी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ, ऐसे कठिन प्रसंग सामने आते हैं जब सचमुच बहुत मुश्किल होता है। ऐसे अनपेक्षित वक्त में मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी यही है कि हम लोग ऐसी परिस्थिति का धैर्य से सामना करें, किसी भी तरह से ब्रेकअप ना हो। मैं युवा वर्ग से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल जो हम देखते हैं कि सुसाइडल टेंडेंसीज या ये हताश हो जाना, ये सोचना कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा कभी नहीं होता। रात के अंधेरे के बाद में दिन का उजाला ज़रूर आता है। उस उजाले तक आपको धैर्य से उस परिस्थिति का सामना करना है। अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मर्मस्पर्शी जो संदेश डॉक्टर संदीप जी ने दिया है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हिम्मत ना हारते हुए, अगर वो प्रसंग हमें कठिन भी लग रहा हो तो उसका धैर्य के साथ सामना करना है। क्यों? कि हर रात के बाद सवेरा निश्चित है। आज नवजात शिशु शुश्रूषा न्यूबॉर्न केयर करो हमें डॉक्टर संदीप जी से एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन हासिल हुआ है, और जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस चर्चा से उभर के आए वो इस तरह से हैं कि नवजात शिशु मानवीय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, और ये सबसे खतरनाक भी है क्योंकि इसमें मृत्यु दर काफी अधिक है। लेकिन अगर इसमें हम उचित और बहुत साधारण सी चीजों का ध्यान रखें तो इसे हम काफी हद तक टाल सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है स्वच्छता, स्तनपान और बाकी इन्फेक्शन संक्रमण से बचाव। इन चीजों का हम समुचित ध्यान रखें तो हम हमारे नवजात शिशु को और मानव जाति को एक बड़े खतरे से बचा सकते हैं। कुछ एक चिन्ह ऐसे होते हैं कि जो दिखने में भली भयानक और खतरनाक दिखते हैं लेकिन सामान्य होते हैं, लेकिन कुछ एक जो चिन्ह होते हैं उनकी ओर हमें किसी तरह की लापरवाही न बरतते हुए तुरंत अपने एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। दर्शकों, कार्यक्रम आपका अपना है और इस विषय में आपके सुझाव, आपके विचार, इनका हमेशा से हमें इंतजार है। त्योहार के इस मौसम में आपकी जिंदगी में खुशहाली और उमंग बनी रहे। आपका आने वाला कल आज से अधिक मंगलमय और स्वास्थ्यवर्धक हो, ये हमारी हमेशा से शुभकामना रही है। अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए विषय पर फिर से चर्चा होगी और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। डॉक्टर संदीप जी, दर्शकों के लिए इतना महत्वपूर्ण और दिलचस्प मार्गदर्शन आपने दिया है, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।